नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। तो चलिए आज बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके। बेसिकली आज मैंने अपनी वाइफ को लिया है, वीडियो में पार्टिसिपेट करा है, तो हम दोनों की थोड़ी गपशप होने वाली है। किस तरीके से मैंने अपनी वाइफ को अवेयर करा फाइनेंशियल को लेके और उसने क्या क्या सीखा है, तो वो आज कुछ मेरे से दिलचस्प सवाल पूछने जाती है और कुछ दर्शकों के सवाल है जिन पे वो ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं और कैसे उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिलनी चाहिए और कैसे उन्हें अवेयरनेस होगी फाइनेंशियल के बारे में और कैसे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करके। तो बेसिकली भारती जी, तो फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों करनी चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहले समझते हैं सेविंग। सेविंग बचत करनी चाहिए। पहले बोला जाता था बचत करनी चाहिए हमेशा है सेविंग्स, लेकिन अब आता है इन्वेस्ट। पहले के टाइम पे लोग बचत करते थे, सेविंग करते थे। सेविंग क्या करते हैं लोग, पहले पैसे सेव करते थे। तो इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम पे, पहले के जमाने में है। पहले के जमाने में आपको पता है हमारे पूर्वजों के टाइम में जो सिक्के होते थे वो सोने के सिक्के उनमें भी होते थे। तो वो सेव कर लेते थे, रख लेते थे। तो टाइम के साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती थी जैसे जैसे टाइम बीतता था। तो उस टाइम पे उन्हें पता नहीं चलता था महंगाई का। लेकिन आज के टाइम पे महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा है, इन्वेस्टमेंट करके चलना। तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बेसिकली फ्यूचर के लिए। आपको एक दो साल में शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा कि एक दो साल में महंगाई बढ़ गई एकदम से, नहीं। जहां पैसे की बात आती है 20 साल बाद, 20 साल बाद आपको कोई गोल है आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो आपको 20 साल बाद कितने रुपए इकट्ठे चाहिए होंगे, कितने रुपए मैं मंथली विड्रॉ कर सकूंगा ताकि मेरे घर का खर्चा चल सके है। जैसे मैं आज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जी रहा हूँ, जैसी आज लाइफस्टाइल में मेंटेन करके चल रहा हूँ, वैसे ही 20-25 साल बाद मैं मेंटेन कर सकूं। तो उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। रिटायरमेंट प्लान करके चलनी पड़ेगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर महंगाई 7% से बढ़ रही है, मान के चलते हैं उन्होंने 7% से बढ़ रही है, अगर आप पैसा सिर्फ बैंक में रख देते हो, 100 रुपए आपने बैंक में रखे और अगले साल कोई आपको चीज खरीदनी है, वो चीज 100 रुपए से 107 हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा तो नहीं बढ़ा। पैसा तो आपका 100 से 102 ही हुआ, क्योंकि बैंक में सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट आता है सेविंग अकाउंट में। जहां एफडी कराई आपने, एफडी में अगर 7% का इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें टैक्स भी कट जाता है, तो आपको मोटा मोटी 5.5% ही हाथ में आया आपके, 5-5.5%। तो आप चीज हो गई 107 रुपए की और आपके अकाउंट में बने सिर्फ पैसे 105 रुपए 50 पैसे, तब भी आपको 1.5 रुपए की शॉर्टेज पड़ गई। तो इसीलिए महंगाई को मात देने के लिए, ताकि महंगाई से ऊपर मेरा रिटर्न आए, रियल रिटर्न आए। अगर सपोज आप ऐसी जगह निवेश करके चलते हो जहां पे एक साल में आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है 7 रुपए से, तो आपको 3 रुपए रियल रिटर्न आया। वो होता है रियल रिटर्न। 3 रुपए आपने फालतू कमाया, 107 रुपए की चीज भी खरीद ली आपने और 3 रुपए और बच गए आपके। फ्यूचर के लिए आप उसे निवेश कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी पड़ेगी, आपको अपने पैसों को ग्रोथ पे लगाना, ये चीज। तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे और किस किस चीज में कर सकते हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने आपको जैसे बताया गोल्ड है, जैसे आपको गोल्ड बहुत पसंद है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सिल्वर भी है, ये कॉमोडिटीज है। अब प्रॉपर्टी की बात आती है, प्रॉपर्टी भी आजकल निवेश करके चलते हैं। एफडी सेविंग के लिए होता है, पैसा सिर्फ सेव करने के लिए, 1-2 साल के लिए सेव करना है आपको, 1-8 साल के लिए, तो एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जिसका गोल है। ऐसी फिर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, एक और ऑप्शन आता है इक्विटी। जहां पे इक्विटी की बात करूं, इक्विटी मतलब आप दूसरे के बिजनेस में निवेश कर रहे हो, आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे हो। एक ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश है, ऑर्गेनाइज्ड है बिजनेस, और वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर उस बिजनेस को चला रहा है, तो उसके बिजनेस में आपने निवेश कर लिया, वो भी अपनी, उसके पास भी इक्विटी है उस बिजनेस की और आपके पास भी थोड़ी सी इक्विटी आ गई, तो जितना प्रॉफिट उस बिजनेस को होगा वो कंपनी ग्रो करेगी, आपकी इक्विटी की वैल्यू भी बढ़ेगी अल्टीमेटली। तो लोग अगर खर्चा करेंगे वो प्रॉफिट कंपनी कमाएंगी, प्रॉफिट कंपनी कमाएंगी, तो प्रॉफिट अगर वो कंपनी कमाएंगी तो आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको निवेश करके चलना पड़ेगा। और अब आप पूछोगे कि तो ये इन्फ्लेशन को कैसे बीट देगा, अब आपके माइंड में आएगा कि महंगाई, ठीक है, जब भी कंपनी की ग्रोथ होती है, किस तरीके से वो प्रॉफिट कमाती है, कितना वो रिटर्न देती है, किस वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देती है। जैसे 7% की महंगाई है, 6% की जीडीपी हमारी ग्रोथ है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है 6% की, तो मोटा मोटी 13% हो गया नॉमिनल जीडीपी। 7% का इन्फ्लेशन हो गया और 6% की जीडीपी, तो 13% का
नॉमिनल जीडीपी होगी, और 2% उस कंपनी के एफर्ट्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो मोटा मोटी 15% का रिटर्न आपको अल्टीमेटली मिल सकता है इक्विटी से, वो मिलना ही मिलना है। अगर कम हो गया, अगर 13% से कम हो गया, तो महंगाई भी तो गिर गई। फिर आप सोचोगे नहीं इससे कम आएगा, अगर इससे कम आया तो महंगाई भी गिरी होगी, फिर जीडीपी भी गिर गई होगी। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, चीजें किस तरीके से वर्क करता है इक्विटी में किस तरीके से रिटर्न आता है। तो ये चीजें, अगर लोग खर्चा कर रहे हैं तो कंपनी कमाएंगी और आपको प्रॉफिट होगा। अगर लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, लोग आज खर्चा करके चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप निवेश करके चल रहे हो। तो ये चीज होता है इसमें। ओके अब जैसे कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड, तो क्या बेटर है? देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको इक्विटी की समझ है, अच्छी पकड़ है, स्किल्स है, आप में टाइम है, आप में सबसे बड़ी बात है पेशेंस है, और आप में रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं। लेकिन आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, है डायरेक्ट इक्विटी। लेकिन जिन्हें समझ नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, उनके लिए बनाई ये ऑप्शन है म्यूचुअल, ठीक है ना। तो म्यूचुअल बात वही है, वो भी अपनी वेल्थ बनाएगा, लेकिन वो उसे खुद रिसर्च करना पड़ेगा, है। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड है, यहाँ एक फंड मैनेजर, उसकी टीम रिसर्च कर रही है, आपके पैसों को मैनेज कर रही है, और उसका वो एक ₹1.5 मतलब टोटल एक्सपेंस रेशो होता है, मोटा मोटी ₹1.5 मतलब मैक्सिमम होता है 2-2.25% तक, तो वो उसका चार्ज करते हैं बेसिकली टोटल एक्सपेंस रेशो। बस उसके ब्याज पे वो आपको रिटर्न कमा के देते हैं। जो आपको रिटर्न मिल रहा है 15% का, तो उस 15% का सीधा रिटर्न है, तो उसने उससे ऊपर कमाया होगा, अपना ₹2.25 जोड़ के 17.5% कमाया होगा, तो वो ₹2-2.5 उसने रखे और 15% आपको दिया बेसिकली। तो यही तो बिजनेस है। मतलब देखो, उसने सिर्फ अपनी नॉमिनल फीस रखी ₹1.5-2, और उसके बाद जितना रिटर्न आया वो आपको पास ऑन कर दिया। लेकिन जहां बैंक में आप एफडी कराते हो, बैंक में आप 6-7% का इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन वो उस पे 12%, 18% तक बैंक कमा रहे हैं उसके ऊपर। तो फायदा किसमें है? इसमें है ना, जहां पे भाई मेरे को रिटर्न ज्यादा आ रहा है, वो अपना कम रख रहा है, ये चीज होती है। अब जैसे कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं LIC करूं या फिक्स डिपॉजिट करूं या म्यूचुअल फंड में करूं, SIP चलाऊं, क्या क्या चीजें हैं? देखिए, हर चीज एसेट्स अलग अलग। LIC इंश्योरेंस, मतलब किसी कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस बेसिकली इंश्योरेंस की बात करूं, आपको इंश्योरेंस लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये चीज अलग अलग करनी पड़ेगी। ये मिक्सअप प्रोडक्ट नहीं लें कि सेविंग इन्वेस्टमेंट भी हो गई, इंश्योरेंस भी हो गया हमारा, मिक्सअप प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आपको हर चीज अलग करनी, प्रोटेक्शन अलग जगह, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन अलग चीज है, इंश्योरेंस उसके लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, जहां पे रियल ग्रोथ मिलती है, जहां पे रिटर्न थोड़ा ज्यादा आता है, जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे टाइम देने जा रहे हो, 20 से 25 साल का होराइजन देने जा रहे हो। 20-25 साल, 1-2 साल के लिए होराइजन टाइम नहीं दे रहे आप। 20-25 साल में लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, टाइम टू टाइम, महंगाई कितनी बढ़ जाती है। तो आपको अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे रियल में ग्रोथ मिलेगा आपके पैसों। तो इसीलिए आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, ऐसे एसेट चूज करना चाहिए जहाँ पे रियल में ग्रोथ मिलेगी मेरे पैसों को। आपने अगर LIC ले ली, वहां पे सेफ्टी होता क्या है लाइफ, सेफ्टी कुछ वर्ड नहीं होता। रिस्क हर जगह है। घर से अगर आप बाहर निकल रहे हो, रिस्क हर जगह है। रोड पे अगर आप बाइक चला रहे हो, रिस्क एक्सीडेंट होगा, बाइक चलाना छोड़ तो नहीं देते, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट पहन के चलते हो, यही चीज है। तो ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करो, इक्विटी में ही निवेश कर रहा है वो, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है जहां पे वॉलेटिलिटी आता है, लेकिन वहां पे एक फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। जहां पैसे लगा रहे हो, ₹1,00,000 निवेश कर रहे हो, ₹1,00,000 निवेश कर रहे हो, तो वो ₹1,000 हर 100 कंपनी में डालेगा। हर 100 कंपनी में ₹1,000 लगाए, इसके लिए मतलब डाइवर्सिफाई कर दिया उसने, बांट दिया आपके पैसों को। है, कल को कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्म करेंगी, कुछ नॉर्मल परफॉर्म करेंगी ऑन एन एवरेज, है कुछ कम परफॉर्म करेंगी, तो ऑन एन एवरेज आपको पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा है, ठीक ठाक आएगा बेसिकली। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का काम, आपके पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई कर देना, ये चीज है बेसिकली। इसी का वो थोड़ा फीस चार्ज करते हैं, और बाकी रिटर्न जितना बनता है वो आपको पास होना जाता है, ये चीज। ओके अब हम म्यूचुअल फंड में कैसे डिसाइड करें कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे कि मैंने सुना है स्मॉल, मिड और लार्ज कैप होते हैं, तो कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, ये सारी फंड कैटेगरी है। एक मल्टी कैप फंड लिया, जैसे एक मल्टी कैप फंड की बात करूं जिसमें लार्ज कैप कंपनीज भी आती हैं, मिड कैप कंपनीज भी आती है, स्मॉल कैप कंपनीज भी आती है। तो लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो ऑलरेडी
एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी, और जिनमें ग्रोथ अब स्टेबल हो चुकी है, एक ऑन एन एवरेज ग्रोथ हो चुकी है, वो कंपनियां बड़ी बन चुकी है। ठीक है, जैसे रिलायंस हो गई है, इन्फोसिस होगी, टीसीएस होगी, ये बड़ी कंपनियां बनी। एक मीडियोकर कंपनी है, अभी बीच की कंपनी है, वो भी ग्रोथ करेंगी, अभी उनमें ग्रोथ बाकी है, थोड़ा उन्हें बड़ा बनने में भी टाइम लगेगा। और कुछ स्मॉल कंपनीज आती है, जो अभी छोटी कंपनीज है, कल को वो मिड कंपनीज बनेंगी, फिर मिड के बाद लार्ज कंपनीज बनेगी, तो उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है स्मॉल कंपनीज में। तो इस तरीके से अगर आप सपोज एक फंड कैटेगरी लेते हो, आप मल्टी कैप फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। मल्टी कैप फंड में होता है, फंड मैनेजर कुछ लिमिटेशंस है कि उसे 25% लार्ज कैप में ही डालना होता है पैसा, 25% मिड कैप कंपनीज में डालना होता है, 25% स्मॉल कैप में डालना होता है, और 25% पैसा उसकी मर्जी होती है वो कहाँ से। तो इस तरीके से 75% का पोर्शन तो आपको मिल ही गया। 25% अगर लार्ज कैप कंपनीज आई गई, मिड भी आ गई, स्मॉल भी आ गई, 25% वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेगा। तो आपने एक तरीके से ओवरऑल एक्सपोजर ले ही लिया एक तरीके से। अब लार्ज कैप कंपनीज है, वो 12% से रिटर्न दे, मतलब ग्रोथ करेंगी, 12% का रिटर्न देंगी। मिड कंपनी है वो 15% से रिटर्न दे सकती है, और जो स्मॉल कैप कंपनी है वो 20% से रिटर्न दे सकती है। तो ऑन एन एवरेज आपको अगर 15% का भी रिटर्न आता है, तो 15% का रिटर्न बहुत रिटर्न होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है, जिससे आपकी वेल्थ बन जाती है। ये 15% के रिटर्न से अगर आप मांगे चलो 15% का सीएजीआर आ रहा है, तो आपका पैसा 5 साल में डबल हो रहा है। हर 5 साल में डबल हो जाता है। अगर आपने आज 1 लाख रुपए निवेश करा है, अगले 5 साल में वो 2 लाख पहुंच गया, फिर अगले 5 साल में वो 3 लाख नहीं पहुंचेगा, अगले 5 साल में वो 4 लाख, फिर अगले 5 साल में वो 8 लाख हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में वो 16 लाख हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में 32 लाख हो जाएगा। देखिए कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। 1 लाख से सीधा 31 लाख रुपए का गेन 25 साल में, ये होता है। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, देखिए पहले एक 5 साल में उसने से 100% कैपिटल पे 100% गेन करा, फिर अगले 5 साल में 200% गेन करा, 300% गेन करा। गेन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, गेन ज्यादा बढ़ रहा है, कॉस्ट तो उसकी सिर्फ 1 लाख थी। ये होता है बेसिकली। तो आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मान के चलने चाहिए, कम रिटर्न पे भी पैसा बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब इक्विटी में लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं, वहां पे उन्हें जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी अमीर होना है, ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो, तो 10 साल आपको ये चीज समझने लग जाएंगी कि म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट था। क्योंकि 10 साल में आप इतनी गलतियां कर चुके होंगे, ये मार्केट आपके लालच को कम कर चुकी होगी, और लास्ट में आप आओगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब निवेश करने की बात आती है, जब आपके पास कैपिटल ही नहीं, अब आपने कैपिटल ही खो दी, तो लोग यहाँ फंस गए। इसीलिए देखिए, दूसरों के गलतियों से एक्सपीरियंस, जो लोगों ने गलतियां करी है उनके एक्सपीरियंस से आप भी सीख सकते हो कि उन्होंने क्या गलतियां करी है, और उन्होंने अभी क्यों ये लाइन चुनी, क्यों ये ऑप्शन चुना बेस्ट है। अब सपोज देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है, कोविड के बाद हर कोई ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। अब 5 साल बाद मार्केट तो बुल रही है, मार्केट तेजी रही है 2020 के, लेकिन 3-4 साल बाद भी सेबी का डाटा है कि 93% ट्रेडर्स ने पैसा गवाया है। 93% ट्रेडर्स ने पैसा, तो वो समझ गए कि यार ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, अल्टीमेटली पैसा म्यूचुअल फंड से ही बनता है। अपना इन्वेस्टमेंट करके चलो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलो, अपने बिजनेस में फोकस करो, जो मैं काम करता हूँ उस बिजनेस में फोकस करो। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग के चक्कर में, एक तो ट्रेडिंग करने के चक्कर में पैसा एक तो ट्रेडिंग में लगाया है, बिजनेस से ध्यान हटा है, बिजनेस से भी ध्यान हट गया उसका है, कैपिटल भी टूटा, बिजनेस भी गया, मतलब दोनों जगह से वो हटे। अब वो म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करके चलो, तो उसका कैपिटल नहीं। तो ये चीज लोगों के साथ बहुत ट्रैप हुआ, फंसे हैं लोग इस तरीके से। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिकली जो आजकल नया युवा है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, जिसकी जॉब लगी है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करे, धीरे धीरे स्टार्ट करे, कम से स्टार्ट करे, क्योंकि एक तो हैबिट बनेगी उससे इन्वेस्टमेंट की। आज के लोगों में सेविंग करने की हैबिट ही नहीं है बेसिक। मैं इन्वेस्टमेंट तो बाद में करेंगे, पहले वो जोड़ तो नहीं, क्योंकि उनके पास समझा स्पेंडिंग प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान तो है ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करके उन्हें चलना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। सर मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ। एक 22 साल का नौजवान, अगर वो
महीने के 16,000 रुपए निवेश करता है, 16,667 रुपए, मतलब साल की 2 लाख रुपए की SIP करता है साल की, और 6 साल तक SIP करता है। तो उसने टोटल 6 साल में कितने डाल दिए? 12 लाख रुपए। और उसके बाद उसने SIP स्टॉप कर दी है। अब वो बोलता है कि मैं SIP स्टॉप करता हूँ, जितना मेरा पैसा निवेश हो गया वो ठीक है, 12 लाख रुपए मैंने निवेश कर दिया, अब जब मैं 65 साल का हो जाऊंगा तब मैं इसे दूंगा इस अमाउंट को, ठीक है। अब एक दूसरा उसका दोस्त था जो 22 साल की उम्र में था, उसने कोई SIP नहीं करी। जब उसने SIP स्टॉप करी तब उसने SIP स्टॉप चालू करी अपनी, उसने भी सेम अमाउंट से स्टार्ट करी, 2 लाख रुपए साल की SIP स्टार्ट करी, और वो 37 साल तक SIP करता रहा, जब तक वो 65 साल का नहीं। तो एक ने सिर्फ 6 साल SIP करी है, एक ने 37 साल SIP करी, दोनों की उम्र 65 साल हो गई। अब बताओ इसके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा हो? वैसे अगर माना जाए तो इन्वेस्टमेंट बी ने की थी ज्यादा, लेकिन उसका अमाउंट उसी के बराबर बना। बेसिकली ये हुआ कि जिसने 37 साल SIP करी, 2 लाख रुपए, उसने 74 लाख रुपए SIP इन्वेस्टमेंट करा, और उसने सिर्फ 12 लाख, तो दोनों का अमाउंट 65 साल में सेम बना 11.5 करोड़, 11.5 65 साल में। तो देखिए ये पावर होता है, मतलब उसने 6 साल पहले निवेश करना स्टार्ट करा, बाकी 37 साल उसे निवेश करना ही नहीं पड़ा, और उसने 6 साल डिले कर दिया, 6 साल छोड़ दिए, तो उसे अगले 37 साल निवेश करना पड़ा, वही सेम अमाउंट के लिए। तो उसने इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा की, वही तो 37, या तो आप 6 साल खाली निवेश कर दो है, तो आप अगले 37 साल नहीं करना पड़ेगा, या पहले के 6 साल आप वेस्ट कर दो, अगले 37 साल आपको निवेश करना। तो ये चीज होता है बेसिकली, ये लोगों को समझ नहीं आता पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। इसमें रिटर्न का खेल तो बिल्कुल मामूली सा है, बहुत कम है। सबसे ज्यादा खेल है इसमें टाइम का, टाइम कितना दे रहे हो, कितने टाइम के लिए आप निवेश कर रहे हो, तभी आपका पैसा बनता है। तो इस तरीके से लोगों को समझ नहीं आती बेसिकली ये चीज है क्या, कैसे पैसा वर्क करता है, कैसे पैसा तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि लोगों का पर्पस ही नहीं है। लोगों को पास जिस दिन पर्पस आ जाए कि मेरे को लाइफ में मेरा ये गोल है, इतना पैसा बनाना है, हाँ इतना तो पैसा बनाना है मुझे अल्टीमेटली, तो उसके बाद जिस दिन गोल आ जाएगा उसके माइंड में, डिसाइड हो जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, उस दिन उसे एक जर्नी दिखेगी, एक रास्ता दिख जाएगा, फिर उस रास्ते पे चलना कैसे, फिर वो प्लान करेगा ना। पहले पर्पस ही नहीं है तो कौन से रास्ते पे चलना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा? पहले वो पर्पस डिसाइड करे अपने माइंड में, वो रास्ता ढूंढे कहाँ पे मुझे जाना है, और उस रास्ते पे कैसे चलना है वो धीरे धीरे प्लानिंग करे, बहुत इजी हो जाती है फिर ये जर्नी। अच्छा, अब जैसे कि लोग SIP तो बहुत सुन रहे हैं कि SIP कर लो, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि SIP है क्या चीज और कैसे करे और कौन करता है SIP। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को मतलब डाउट रहता है SIP होता है क्या, मतलब सपोज मैं क्लाइंट मेरे पे सजेस्ट करते हैं तो मुझे SIP करनी है, मैंने कहा ठीक है SIP, तो मेरे को बोलते हैं प्लान भेज दो मुझे SIP का। मतलब लोगों को ये नहीं पता, कोई प्लान नहीं होता, प्लान आपका है, आपके गोल के अकॉर्डिंग SIP होगी, आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट तब SIP होगी प्लान। तो आपको क्या चाहिए, आपको कोई गोल है कि 20 साल बाद मुझे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, उसकी चाइल्ड मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मतलब मैरिज के लिए चाहिए, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है उसे, या घर लेना है, तो उसके हिसाब से SIP प्लान होती है, कितने अमाउंट की अब SIP जाएगी, इस तरीके से प्लान करके चलना पड़ेगा। लोग अब ये नहीं कि मैं आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि आज चलो मैं 2000 बचते 2000 की SIP कर लूं, इन्वेस्टमेंट आपको सीरियसली करनी पड़ेगी। आपको SIP उतने अमाउंट की करो जो आपके दिल पे लगे, जब अमाउंट जाए आपकी सैलरी से, सेविंग से जाए, जैसी सैलरी आई एक SIP अमाउंट डिडक्ट हो गया है, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचा खर्चा करो। कौन रोक रहा है खर्चा करने को, कोई मना थोड़ी, लाइफ की तो बैलेंस करनी है, लेकिन एक सेव इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर। मतलब सबसे पहले प्रोटेक्शन आता है आपका, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, तो उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए है, एक क्रिटिकल इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए हमेशा आपके पास, 6-7 महीने का, अगर आपकी जॉब स्विच कर रहे हो या जॉब चली जाए 6-7 महीने का कॉर्पस होना चाहिए इमरजेंसी फंड। फिर उसके बाद पैसा जितना है वो ग्रोथ के लिए लगाओ, 20 साल बाद आपको कोई गोल है, 15 साल बाद कोई गोल है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट ना टूटे, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो SIP करो ये नहीं टूटेगा, ये रिडीम नहीं होगा, रिडम्पशन नहीं आएगी इसमें। लेकिन जहां अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे ही आपकी नजर जाएगी, सबसे पहले आप वहीं से पैसा निकाल दोगे। तो ये होता है इस तरीके से प्रॉपर
प्लान करके चलो हर चीज, और अपनी सैलरी से मान लो ये ओवरऑल खर्चा आपका महीने का, मतलब अगर 50,000 सैलरी है तो 15,000 का मेरा ओवरऑल खर्चा है, SIP समय, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब निकल जाना चाहिए पहले, बाकी 35,000 बचे आप खर्चा करो, कौन रोक रहा है, बैलेंस करके चलो हर चीज, राइट। अब जैसे काफी लोग होते हैं जो YouTube वगैरह से देख के, ऑनलाइन देख के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो ये सही है या नहीं? देखिए सोशल मीडिया पे आपको समझना पड़ेगा कि किसी आप इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसने कोई फंड रिकमेंड करा है कि वो बता रहा है कि आजकल काफी मैंने सुना है कि लोग ज्यादातर अपने बच्चे को अगर प्लान करना चाहते हैं उसके गोल के, तो SBI मैग्नम बोल देते हैं कि SBI मैग्नम ने इतना अच्छा % रिटर्न दिया है, 33% का रिटर्न दिया है, तो इसमें निवेश करना चाहिए। आपको इमीडिएट पास रिटर्न देखना ही नहीं है, तो सोशल मीडिया पे आपको समझना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया पे आपको फंड सजेस्ट कर रहा है उसका पर्पस क्या है, वो आपकी क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करा रहा है क्या, वो सिर्फ अपने व्यूज बना रहा है, वो एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहा है, ना कि आपको सही सजेस्ट करके दे रहा है। हर किसी का प्लान अलग है, हर किसी का गोल अलग है, हर गोल के लिए सेम फंड सेम चीज नहीं होती। आपको फाइनेंशियल एडवाइस इसीलिए जरूरत है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज। अब जैसे कि होती है जब मार्केट गिर रही होती है तो लोग अपनी SIP बंद कर देते हैं, तो क्या हमें उस टाइम पे SIP बंद करनी चाहिए? SIP इस टाइम पे बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, मार्केट का तो नेचर ही ऐसा है, मार्केट तो चलती है ऐसे, वॉलेटिलिटी है मार्केट अगर ऐसे जा रही है, आप सोचो कि मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, तो आप, मैं गारंटी कहता हूँ आप वेल्थ नहीं बना पाओगे, आपको हमेशा NAV महंगे पे मिलेगी, है ना, और लेकिन मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट वॉलेटिलिटी है, वॉलेटाइल, तो हमको एवरेजिंग का फायदा मिल रहा है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रहा है, आपको हर यूनिट्स मतलब कभी सस्ते मिल रहे हैं कभी महंगे मिल रहे हैं, एक ऑन एन एवरेज होता जा रहा है, और अल्टीमेटली वो फिर बाद में मार्केट ऊपर ही जाती है। तो ये होता है फायदा, बेसिकली आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब मार्केट नीचे आए करेक्ट करे तो आपको और डालना चाहिए पैसा, बल्कि और यूनिट्स खरीदने चाहिए आपको मतलब जब आप SIP करके चल रहे हो तो आपको फोकस इस पे नहीं करना चाहिए कि इतने की NAV वैल्यू होगी, इतने की ये होगी, आपको फोकस करना है कि आपकी यूनिट्स कितने इकट्ठे होते जा रहे हैं, मेन फोकस आपका यूनिट्स इकट्ठे करने पे होना चाहिए, ना कि NAV वैल्यू पे होना चाहिए 20-25 साल तक, और जब 20-25 साल बीत जाते हैं तब पता चलेगी आपको वैल्यू क्या बनी है इसका, ये चीज। एक ही सुना है ELS, वो क्या होता है? ELS होता है टैक्स सेविंग के लिए होता है, जिनमें ETC में डिडक्शन मिलती है टैक्स बचाने के लिए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं, तो उनमें आप निवेश करके चलोगे तो आपको ETC में डिडक्शन मिलती है। अब आजकल तो न्यू रिजिम आ गया है, तो न्यू रिजिम में ETC की डिडक्शन होती ही नहीं है, उनमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो आपको टैक्स सेविंग के लिए करना है, और न्यू रिजिम से कर रहे हो है तो उसमें आप ELS में ना करके चले तो बेस्ट है, फिर तो आपके पास ऑप्शन है कि आप और 20-25 साल के होराइजन के लिए कर रहे हो तो आप इक्विटी दूसरे ऑप्शन में जा सकते हो, प्योर इक्विटी, स्मॉल कैप वगैरह, उनमें जा सकते हो। अब जैसे हम बोलते हैं कि टैक्स म्यूचुअल फंड पे ज्यादा लगता है या LIC फिक्स डिपॉजिट इस पे लगता है? टैक्स बेसिकली देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो, है इक्विटी ओरिएंटेड फंड है जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी है, तो उसमें 12.5% के कैपिटल गेन लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन उसमें भी 1.25 लाख की छूट मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है अगर 1 साल से ऊपर का ज्यादा होल्ड है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20% का टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे टैक्स तब लगता है जब आप बेचोगे, FD में इंटरेस्ट मिला, हर साल इंटरेस्ट मिला, TDS कट जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपकी वेल्थ बनती जा रही है, जुड़ती जा रही है, आपका टैक्स डिफर होता जा रहा है, जब आप बेचोगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वेल्थ तो बनी गई ना आपकी। अगर सपोज मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए आपने निवेश करा, हर साल कंपाउंड होके मतलब ग्रोथ कर करके वो 32 लाख पहुंच गया, तो आपको टैक्स तो भरना ही नहीं। जब आप 32 लाख बेच दोगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपने उस टाइम पे थोड़ा पोर्शन ही बेचा तो थोड़े पे टैक्स देना पड़ा, वेल्थ तो अल्टीमेटली आपकी बनती चली गई ना, ये चीज। अब मैं जानना चाहूंगी EIP SIP अच्छी है या EMI? काफी लोग EMI के ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप में जो लोग फंसे हैं इस टाइम, लोग सोचते हैं चलो क्रेडिट कार्ड से, कार्ड आजकल इजी हो गया, हर किसी का कार्ड आजकल क्रेडिट कार्ड है। आज से मैं 15 साल पहले की बात करूं, लोगों के पास कार्ड क्रेडिट कार्ड नाम होता नहीं,
आजकल तो हर किसी के पास वॉलेट में क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास है। इतना इजी हो गया आजकल, कन्वीनियंट हो गया। तो क्रेडिट कार्ड, कोई भी चीज लेनी है क्रेडिट कार्ड मार दिया, बस पेमेंट देना। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो ना, आप अगले महीने की भी सैलरी पहले ही खर्च करके चल रहे हो एक तरीके से। जो भी सैलरी आई भी नहीं आपके पास, वो खर्च करके चल रहे हो आप पहले। ये सर क्रेडिट कार्ड ट्रैप है। फिर उसके बाद ईएमआई में कन्वर्ट करा लो, है ईएमआई में कन्वर्ट करा ले तो चीजें हैं, फिर ईएमआई भरते रहो आप। इससे बढ़िया आप चीजों को थोड़ा डिले करना स्टार्ट करो। पहले एसआईपी करो, एसआईपी से अगर आपको चीज खरीदनी है एसआईपी करो, एसआईपी से जोड़ के पैसे फिर चीज खरीद लो ना। ये चीज होता है बेसिकली। तो ये ईएमआई वगैरह ये सब ट्रैप है गवर्नमेंट। आप सोचो कि क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है 50 दिन का, मतलब नहीं। आपको पता है बैंक का सबसे अच्छा कस्टमर कौन होता है? जो टाइमली पेमेंट करता है या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करता है? जो देर से देगा। बैंकरों के लिए सबसे फेवरेट उसमें का कस्टमर होता है जो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करता है, पेमेंट डिफॉल्ट करता है। तो टाइमली पेमेंट करता है ना, 50 दिन के अंदर पेमेंट करता है, वो उनका फेवरेट कस्टमर नहीं होता। उन्हें बेनिफिट उससे होगा जो डिफॉल्ट करेगा पेमेंट, उसमें वो इंटरेस्ट लगाएंगे ज्यादा। तो 50 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, बिल्कुल टाइम पेमेंट कर देता है, उनका अच्छा कस्टमर नहीं होता। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, ये चीज होता है। अब जैसे कि काफी लोग होते हैं रिटायर होते हैं, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत सारा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा अमाउंट होता है, तो वो चाहते हैं कि मैं उसे कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जिससे मैं जैसी लाइफ अभी जी रहा हूं वैसी लाइफ बाद में भी जीता रहूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में डाल लो पैसा, हमें मंथली इनकम आती रहेगी। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा ना, महंगाई भी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो म्यूचुअल फंड हर चीज का सोल्यूशन है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश करो, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करो, वहां से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करो। जैसे आप एसआईपी थी, स्टार्टिंग में एसआईपी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक वेल्थ बनाई, अब एक वेल्थ बन गया, एक कॉर्पस बन गया, तो उसमें से अब एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात मान के चलूँ, एक एसडब्ल्यूपी है, अगर आप एसडब्ल्यूपी करते हो, आपके पास 1 करोड़ रुपए कॉर्पस है, हर महीने आप 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो, और ऑन एन एवरेज रिटर्न में बैलेंस 10% का रिटर्न, 10% का एवरेज रिटर्न आता है। तो आपका 15 साल तक आपने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, और 15 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बची वो भी 2 करोड़ हो गई। सोचो, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला, हर साल 50,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, और 1 करोड़ के 2 करोड़ भी हो गए। 15 साल बाद आप 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। और ये तो मैंने वर्स्ट केस बताया, 10% का एवरेज रिटर्न बताया। और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ऐसे फंड है जिन्होंने 13% का रिटर्न दिया, 14% का रिटर्न दिया, और पीछे की हिस्ट्री देखूं मैं, तो कितना अच्छा पैसा ग्रोथ भी कर सकता है। अब देखिए, अब आप बोलोगे नहीं महंगाई भी तो बढ़ रही है, भाई जब एफडी करा रहे थे, एफडी में भी तो कौन सा, आप एफडी में इंटरेस्ट बढ़ के मिल रहा था आपको, एफडी में भी तो कांस्टेंट इंटरेस्ट वही मिल रहा था। 5 साल की एफडी कराई तो 5 साल तक वही इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा सेम, फिर अगले 5 साल बाद वही कैपिटल तो बचे आपके पास, फिर अगले 5 साल फिर वही इंटरेस्ट निकलता रहा आपको। तो ऐसे ही इसमें कर लिया आपने, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन का तो बेनिफिट मिला, कल को कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला, कैपिटल एप्रिशिएट कर दिया आपने, थोड़े टाइम आपने खाया, तब तक आप हो है, उसके बाद आप वो वेल्थ किसी और को आगे चल के ट्रांसफर करके गए, अपनी फैमिली में देखे गए। ये चीज हो बेसिकली, वेल्थ भी बनी, आपने भी खाया, लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखी, वो सब। अब जैसे मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास एक हफ्ते के लिए 50 लाख रुपए, तो मैं उसको अगर मैं बैंक में रखती हूँ, अगर 50 लाख कैश है मेरे पास, से मत बोलो 50 लाख कोई बोल देगा, मान के चलते हैं रेट में पड़ जाएगी। तो अगर मेरे पास अगर हाँ, तो जो भी मेरे पास अमाउंट है, लेकिन मुझे फिर एक हफ्ते बाद वो जहां भी उसको पेमेंट करनी है वो देना है मुझे, ठीक है, तो मैं उससे कुछ कमा सकती हूँ। 10 लाख रुपए कॉट, वो क्या करते हैं गलती, मैंने ऐसे क्लाइंट देखे हैं जिनके अकाउंट में पड़े हैं पैसे, सेविंग अकाउंट में पड़े, मतलब उन्हें डर नहीं है। आजकल वैसे भी देखो डिजिटल स्कैम इतने होते हैं, साइबर थ्रेट इतने चांसेस हैं आजकल, आप सुनते ही हो इतने, तो आपके अकाउंट कभी भी खाली हो सकता है। तो आपको सबसे बड़ी बात है अपने सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डिजिटल थ्रेट हो सकता है उसमें, आपके पैसों पे नजर रहती है हमेशा, जितने भी हैकर होते हैं ये सब डिजिटल स्कैम होते हैं, तो इसलिए उन पैसों को हमेशा
लगा के निवेश करिए चलो। तो इसमें सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन आता है डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ओवरनाइट फंड्स आते हैं, जिनमें आप पैसा भी लगाओगे। आपने निवेश कर दिया 10 लाख रुपए, और जब आपको जरूरत पड़ी तब आप विड्रॉ कर लो। जहां सेविंग अकाउंट में 2-2.5% का रिटर्न आ रहा है, वहां पे 6-7% का रिटर्न आएगा, ब्याज भी तो मिल रही है वहां पे आपको पैसा। और 10 लाख में से आपको 1 लाख की जरूरत पड़ी, आप 3 बजे से पहले विड्रॉ रिक्वेस्ट दो और अगले दिन सुबह तक आपको पास कैश हो 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपको डिजिटल थ्रेट से बच के, डिजिटल स्कैम होने से बच गया आपका पैसा है, और आपका पैसा सेफ जगह लगा हुआ है, कोई वो नहीं है, आप वहां से धीरे धीरे विड्रॉ करते रहो। ये चीज कोई मतलब म्यूचुअल फंड हर चीज का सोल्यूशन है। एसेट एलोकेशन का सोल्यूशन है, एसेट कैसे डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपको गोल्ड पसंद है, गोल्ड ईटीएफ के थ्रू जा सकते हो। रियल एस्टेट पसंद है, रियल रिट्स के थ्रू जा सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, उसमें निवेश कर सकते हो। एफडी से बढ़िया डेट म्यूचुअल फंड्स है। डेट म्यूचुअल फंड्स एफडी का अगर आप पोस्ट वो लेना चाहते हो, ब्याज मुझे सिर्फ इंटरेस्ट आता है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हो। है थोड़ा और इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा चाहिए तो आप कॉर्पोरेट डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हो। है इस तरीके से जा सकते हो। बेसिकली आप हर चीज का सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है बेसिकली। तो आपका बेस्ट है म्यूचुअल फंड, सबसे बेस्ट ये चीज। ठीक है, यानी कि आज हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हैं हम चाहते हैं आप भी अवेयर हो फाइनेंशियल को लेके चीजें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए, आप अपने आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं हमारे थ्रू। नमस्कार।